वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह क्वेश्चन पेपर है राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का, हिंदी का पेपर 2 है। इससे पहले पेपर 1 का आंसर की यानी कि उसको सॉल्व मैंने करवाया था और ये पेपर 2 है जिसको मैं आज सॉल्व करवाऊंगा। ये पेपर आपका कल हुआ है और आज मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ सुबह। तो आप सभी लोग देखेंगे कि ये एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रकार से है आप सभी विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए। यानी कि अगर आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं या उससे किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड, या फिर आप जो है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, या फिर आप जो है मतलब जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होनी है ऐसे यूनिवर्सिटी से संबंधित है, जैसे कि कानपुर विश्वविद्यालय छत्रपति साहू जी महाराज। इसके अलावा और भी विश्वविद्यालय एक आध दो हैं, जैसे कि आपका हो गया क्या बोलते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। तो इन सभी की परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होने वाली हैं। तो ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया लेक्चर, जो कि इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। किसके बारे में? 75 MCQs के बारे में। किसके बारे में? MCQs के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि 75 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि पेपर 2 से रिलेटेड होंगे। किसके पेपर 2 भैया? हिंदी के पेपर 2 से रिलेटेड होंगे। हिंदी का पेपर 2 क्या पढ़ना है आपको? लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति। ठीक है, लोक साहित्य एंड लोक संस्कृति आपको पढ़ना है, यानी फोक लिटरेचर एंड फोक कल्चर के बारे में आपको जानना है। ठीक है, बीए का 6th सेमेस्टर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एग्जामिनेशन 2023-24 यानी कल ही पेपर हुआ है। ठीक है, बी बुकलेट का एक प्रकार से कोड है, तो आप प्रश्न का जो एक प्रकार से नंबर है उसमें थोड़ा सा देख पाएंगे। मतलब प्रश्न का नंबरिंग में थोड़ा सा हेर फेर होगा, हो सकता है बुकलेट कोड आपका बी हो, किसी का सी हो, किसी का ए हो। 2 घंटे का पेपर होता है, सभी लोग आप जानते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते और चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके समक्ष कुछ चीज़ें इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाता है। देखिए इसमें राजा महेंद्र प्रताप में इंस्ट्रक्शन है कि 75 प्रश्न में से आपको केवल 65 प्रश्न करने हैं। अगर आप 65 से अधिक करोगे तो केवल शुरुआत के 65 प्रश्नों को ही मूल्यांकित किया जाएगा। ये एक प्रकार से इंस्ट्रक्शन दिया गया है। यही बात अंग्रेजी में यहाँ पर 2nd नंबर में लिखी है। पहले नंबर में यही बताएगा कि प्रश्न पुस्तिका आपको तब तक नहीं खोलनी जब तक आपसे कहा ना जाए, और 3rd नंबर में भी यही सारी बातें आपको लिखी हुई मिलेंगी। क्लियर? तो ये इंस्ट्रक्शन है, गाइडलाइन है। ठीक है, कि कुछ भाग छूट जाए या प्रश्नों के उत्तर अंकित करने से पूर्व प्रश्न पुस्तिका तथा OMR उत्तर पत्र को सावधानीपूर्वक देख लें। ठीक है, बाद में इसको बदला नहीं जाएगा, सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कथकली। मैंने मॉडल पेपर बनाया था और लगभग मॉडल पेपर से ही सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं। यानी कि जो मॉडल पेपर मैंने शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर दिया है, प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो लगभग 2 मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप के आपको मिल जाएंगे और लगभग उन्हीं से सारे के सारे प्रश्न पूछे गए, एक आध दो प्रश्नों को अगर छोड़ दें तो। ठीक है, तो आपकी परीक्षा में बहुत जो है इंपॉर्टेंट है ये सब प्रश्न, आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए पहला प्रश्न, कथकली एक शास्त्रीय नृत्य है। ये क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य है, लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य का मतलब होता है क्लासिकल डांस है। ये कहाँ का क्लासिकल डांस है ये भैया? तो ये है आपका केरल का क्लासिकल डांस है। कहाँ का है? केरल का क्लासिकल डांस है कथकली, यानी कि कथकली शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? केरला का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चौथा प्रश्न ही लगे हाथ, हम देख लेते हैं इसी के साथ ही साथ। डॉक्टर सत्येंद्र, बड़े जबरदस्त विद्वान है डॉक्टर सत्येंद्र। डॉक्टर सत्येंद्र की अगर हम बात करें तो ये ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने लोक संस्कृति और लोक साहित्य पर बहुत काम किया है। इन्होंने इतना ही नहीं बहुत काम किया, लगभग अधिकतर मतलब जितनी भी पुस्तकें आप देखेंगे सारी की सारी इन्होंने ही लिखी, डॉक्टर सत्येंद्र ने। अगर आपको इसमें ना पता हो कि किसने कौन सी पुस्तक लिखी है तो आप डॉक्टर सत्येंद्र या एक प्रकार से कृष्णदेव उपाध्याय, इन दोनों का नाम अगर आप लगा देंगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा काम किया है इस पर। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो डॉक्टर सत्येंद्र ने लोक साहित्य को कितने भेदों में बांटा, यानी कितने भेद माने कई कितने प्रकार में बांटा है, कितने प्रकार में मान्यता दी है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो डॉक्टर सत्येंद्र ने 4 प्रकार से एक प्रकार से बांटा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं आप सभी को पता होगा, जैसे कि लोक गाथा हो गया, एक होता है आपका लोक गाथा। ठीक है, क्या होता है? लोक गाथा होती है एक। ठीक है, एक होता है आपका क्या? लोक कथा। ठीक है, लोक कथा होती है। तीसरी होती है आपकी लोकगीत। ठीक है, ये सब होते हैं। और एक आपके और होते हैं लोक कथा, लोक गाथा। ठीक है, लोक नाट्य। चौथा होता है आपका क्या? लोक नाट्य। तो एक प्रकार से 4 होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, अब जब मैंने ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर आपको बताया था तो उसमें विस्तार से मैंने इस पर चर्चा करी हुई, आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर, मतलब कि इसका बी ऑप्शन है 4 तरीके का।
आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर, प्रश्न है लोक शब्द से क्या आशय है, बताएं। लोक शब्द से क्या आशय है, संसार। लोक शब्द का मतलब संसार में, तो चूंकि लोक शब्द जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, किस भाषा का है लोक शब्द भैया, लोक शब्द जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। लोक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फोल्क बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, फोक। इसको यल इसमें साइलेंट है नहीं, इसको फॉक बोलते हैं, ठीक है, फॉक लैंग्वेज यानी कि लोक भाषा, फॉक लैंग्वेज को बोलते हैं, ठीक है, फॉक लिटरेचर यानी कि लोक साहित्य। तो संसार इसका मतलब संस्कृत का शब्द है लोक, ठीक है, लेकिन अंग्रेजी के फॉक से बना हुआ है लोक, ये भी मान सकते हैं आप। लोक का मतलब संसार से भी लिया आता है, ठीक है, जन और लोक से भी इसका तात्पर्य आप ले सकते हैं, समाज से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो संसार, जन, लोक या समाज, ये तीनों ऑप्शन में दिया हुआ है, डी आप लगा सकते हो ऊपर, तो सभी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया था परीक्षा में, देखिए लोकगीत किसी संस्कृति के, यानी कि लोकगीत जो होता है ये किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र हैं। उपयुक्त परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई है, डॉक्टर सत्येंद्र, वासुदेव शरण अग्रवाल, बाबू एक प्रकार से गुलाब राय, रामनरेश त्रिपाठी। बाबू गुलाब राय, रामनरेश त्रिपाठी इन लोगों ने नहीं दिया हुआ है, सत्येंद्र ने भी ये नहीं कहा है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल इसका करेक्ट आंसर आप लगा सकते हैं। देखिए अगर इसमें एक ऑप्शन और होता, एक ऑप्शन में अगर होता देवेंद्र सत्यार्थी का नाम, किसका नाम भैया, देवेंद्र सत्यार्थी, ठीक है, देवेंद्र सत्यार्थी का अगर नाम होता तो पहले वही लगता, ठीक है। देवेंद्र सत्यार्थी और वासुदेव शरण अग्रवाल दोनों में अगर आपका ऑप्शन दोनों दिया होता तो इसमें हमेशा लगता कि इसमें देवेंद्र सत्यार्थी का नाम लगता, लेकिन एक प्रकार से दिया क्या है, देवेंद्र सत्यार्थी का नाम नहीं दिया है, केवल दिया है वासुदेव शरण अग्रवाल का। तो इसमें और ज्यादा क्लियर होगा कि वासुदेव शरण अग्रवाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पांचवें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब, ठीक है। चले तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तीसरा प्रश्न भैया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोक साहित्य के संबंध में सही नहीं है, सही नहीं है पूछा गया है। ये बढ़िया, आप एक बार इसको जरूर देखा करें, नहीं है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होती है। तो देखिए इसको पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन लोक साहित्य के संबंध में सही नहीं। देखिए लोक साहित्य का क्षेत्र अत्यंत व्यापक, देखिए लोक साहित्य का क्षेत्र अत्यंत व्यापक नहीं होता, तो यही इसका गलत हो जाएगा। लोक साहित्य का क्षेत्र जो होता है सीमित होता है, ठीक है। लोक साहित्य का क्षेत्र क्या होता है भैया, सीमित होता है, यानी कि एक लोक विशेष में पर्टिकुलर एरिया में ही लोक साहित्य एक प्रकार से बिखरे हुए होते हैं और मौखिक होता है, इसका स्वरूप, इसका रचनाकारक ज्ञात होता है, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। तो लोक साहित्य का क्षेत्र अत्यंत व्यापक नहीं है। देखिए दूसरी विशेषता, लोक साहित्य में साधारण जनता का हंसना, रोना, गाना, खेलना आदि समाहित है, बिल्कुल समाहित है, ये बात बिल्कुल ठीक है इसकी विशेषता में। लोक साहित्य का क्षेत्र अत्यंत सीमित है, अत्यंत सीमित नहीं लेकिन फिर भी सीमित होता तो ठीक है। लोक साहित्य जनता की एक प्रकार से क्या है, जनता की गोद में पलकर ही एक प्रकार से विकसित हुआ है, बिल्कुल ठीक है। यानी कि इसका जो गलत आंसर हो जाएगा, यानी इसका जो ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन जो लगाएंगे, अगर ए आपने लगाया तो आपको नंबर मिल जाएगा। इसमें अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए चले थोड़ा सा बढ़ा ही लेते हैं, ओके। यहाँ पर देखेंगे छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। छठवां क्वेश्चन आप देखेंगे, लोकगीतों की विशेषता है। लोकगीतों की विशेषता क्या है, सामूहिक भावभूमि, ठीक होती बिल्कुल है। सहजता और अकृत्रिमता, ये भी लोकगीतों की विशेषता है। संगीत और लय, ये भी है, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे उपयुक्त सभी। क्लियर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, लोक शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का पर्यायवाची माना जाता है। तो मैंने आपको बताया था फोल्क, FOLK यानी फॉक, ठीक है। इसको हिंदी में लिखते कैसे हैं, फॉक, ये वाला। ये एक प्रकार से जो है ये आ जो है ये आगत है, मैंने आपको बताया था उसमें जब पेपर 1 में पढ़ा रहा था, ठीक है। अंग्रेजी से आया हुआ ये, ठीक है। इसे ऑरेंज लिखते हैं, तो ऑरेंज में ये वाला ओ लगता है, ठीक है, ओ बोलते हैं इसको। ये हिंदी वर्णमाला में समाहित नहीं था। 10वां क्वेश्चन है, लोक गाथा की प्रमुख विशेषता है। लोक गाथा की प्रमुख विशेषता देखिए, संगीत और नृत्य का साहचर्य और सहयोग होता है, स्थानीयता की गंध भी रहती है, मौखिक परंपरा भी रहती है लोक गाथा की, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। 8वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चले
प्रश्न है, पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने ग्राम्य गीतों का वर्गीकरण कितनी श्रेणियों में किया है? राम नरेश त्रिपाठी की अगर बात की जाए तो उन्होंने कितनी श्रेणियों में किया है भैया? राम नरेश त्रिपाठी जी ने एक प्रकार से 10 श्रेणियों में विभाजित किया है। ठीक है, ग्राम्य गीतों को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही 11वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? पंचतंत्र के रचनाकार है कौन भैया? विष्णु शर्मा जी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर? आगे देखेंगे, थोड़ा सा और बढ़ेंगे। मज़ा आ रहा है? बिल्कुल। चलें, आप लोगों ने जो प्यार दिया है उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखें। क्लियर? चले, प्रश्न 9वां नंबर, अंग्रेजी में लोक गाथा के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? अंग्रेजी में लोक गाथा के लिए बैलेड शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में लोक गाथा को बैलेड बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। देखिए यहाँ पर कोई क्वेश्चन का सीरियल है, श्रृंखला है, वो थोड़ा सा आगे पीछे इसलिए हो रहा है क्योंकि एक श्रृंखला में दिया गया है। क्योंकि हिंदी में, चूंकि अंग्रेजी में लिखेंगे नहीं, अगर बाकी जो पेपर होंगे उसमें हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखा हुआ होगा, तो उसको मैं समझाऊंगा। जो भी पेपर होगा आप लोग मेरे पास सेंड कर दीजिएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे। देखिए 91 61 93 60 62 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग SMS कर सकते हैं। ठीक है, SMS करिएगा तो आपको व्हाट्सअप पर एक प्रकार से जवाब दिया जाएगा। और आपको बता दूं कि ये इसी व्हाट्सएप पर आप PDF बना करके बढ़िया सा साफ सुथरा फोटो खींच करके आप फोटो भेज देंगे जिस दिन पेपर हो, उसके बाद में पेपर आपका सॉल्व करवाएंगे। इससे क्या होगा आपका, तो आप पता कर पाएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही है। और इसके साथ ही साथ आपके जो साथी हैं, यानी कि ऐसे बच्चे जो कि दूसरे विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, उनके लिए हेल्प हो जाएगी, उनकी बड़ी मदद होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो लोक साहित्य और लोक संस्कृति एक पुस्तक है, किसने लिखी है? तो 12वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी ऑप्शन इसका, कृष्णदेव उपाध्याय ने लिखी इस पुस्तक को। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चले, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 13 नंबर, लोक कथाओं की प्रमुख विशेषताओं में शामिल नहीं है। लोक कथाओं की प्रमुख विशेषताओं में क्या शामिल नहीं है? देखें, प्रेम का अभिन्न पुट होता है इसमें, अश्लील श्रृंगार का अभाव भी रहता है, मंगल कामना की भावना का अभाव नहीं रहता है इसकी बहुलता रहती है, उत्सुकता की भावना भी रहती है। मंगल कामना की भावना का अभाव माने होता है कमी, तो कमी नहीं होती इसकी मंगल कामना की, इसमें भरपूर मात्रा में होती है, यानी यही इसका विशेषता में शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। चले भाई, 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। 14 नंबर प्रश्न, लोक साहित्य विज्ञान ये पुस्तक है, किसने लिखी है? बताएं। लोक साहित्य विज्ञान पुस्तक के लेखक किसने, मतलब कौन है? बिल्कुल डॉक्टर सत्येंद्र ने इस पुस्तक को लिखा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न पूछा गया था, विदेशिया एक प्रकार से ये प्रसिद्ध नाटक है। विदेशिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये भिखारी ठाकुर के द्वारा लिखा गया है। भिखारी ठाकुर को ही एक प्रकार से बिहारी का एक प्रकार से क्या कहा जाता है, गिरियर्सन कहा जाता है इनको, एक प्रकार से विदेशिया, ये एक प्रकार से ये बहुत ही विद्वान आदमी है भिखारी ठाकुर। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रश्न, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बढ़िया प्रश्न है। दीपावली पर्व पर सामान्यतः किस देवी देवता की पूजा अर्चना की जाती है? आप सभी को पता होगा, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करी जाती है। ठीक है, और ये मनाया क्यों जाता है? क्योंकि भगवान श्री राम जो हैं वो लंका पर विजय प्राप्त करके, ठीक है, अयोध्या आए थे वापस। ठीक है, अयोध्या वापस आए थे। कौन आया था? भगवान श्री राम आए थे। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया। 18वां क्वेश्चन आप देखेंगे, लोक साहित्य देश के सभी राज्यों भाषाओं की छोटी छोटी बोलियों के रूप में जाना जाता है, काव्य के रूप में, शैली के रूप में, साहित्य के। देखें, ये छोटी छोटी बोलियों के रूप में जाना जाता है, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखें 16 नंबर प्रश्न है, भारतीय सांस्कृतिक जीवन पद्धति में कितने संस्कारों को मान्यता प्रदान की गई है? बताएं सभी लोग, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय सांस्कृतिक जीवन में कितने संस्कारों को मान्यता प्रदान की गई है? तो 16 संस्कारों की बात करी गई है। ठीक है, 16 संस्कारों में जैसे पुंसवन संस्कार हो गया, गर्भाधान संस्कार हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपका नामकरण संस्कार हो गया, चूड़ाकरण हो गया। ठीक है, इसके अलावा और तमाम प्रकार के संस्कार हैं, यज्ञोपवीत संस्कार, जिसको आप समावर्तन मतलब आप देखेंगे समावर्तन संस्कार से लेकर के उपनयन संस्कार, समावर्तन संस्कार, दीक्षांत मतलब दीक्षांत समारोह होता है,
समावर्तन और इसके अलावा तमाम प्रकार के विद्यारंभ संस्कार, ऐसे तमाम प्रकार के संस्कार होते हैं, चूड़ाकरण, अन्नप्राशन संस्कार, ठीक है, ये सब संस्कार होते हैं, 16 संस्कार। वैसे अलग अलग गृह सूत्रों में अलग अलग संस्कारों के बारे में बताएगा, लेकिन सर्वमान्य की अगर बात की तो सर्वमान्य जो है ये एक प्रकार से 16 ही है, ठीक है। बाकी 40 संस्कार, किसी किसी में 20 संस्कार, अलग अलग गृह सूत्र जो होते हैं हिंदुओं में, उसमें कई प्रकार के संस्कारों की बात करी गई है। 19 नंबर प्रश्न है, होली के त्यौहार में गाए जाने वाले बसंत मौसम और व्यक्तिगत संबंधों की अभिव्यक्ति करते हैं, क्या कौन करते हैं? गाए जाने वाले जो गीत होते हैं, ठीक है। अब इसमें होली के त्यौहार में खास करके कौन गाते हैं? फाग गीत गाते हैं। कजरी, देखिए कजरी जो होता है ये होली में नहीं गाए जाते हैं, ठीक है। कजरी एक प्रकार से अगर मैं बताऊं तो कजरी जो गाया जाता है, कजरी उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत माना जाता है, ठीक है। उत्तर भारत में आपको देखें कजरी वगैरह गाते हैं। कजरी कब गाया जाता है? जब एक प्रकार से झूले का मौसम होता है, सावन का महीना होता है और महिलाएं उस पर बैठती हैं बढ़िया झूले पर और झूलती हैं खूब बढ़िया से, ऐसे ऐसे। अब प्यौंगा जब ऊपर बढ़िया बढ़िया चल रहा है झूला पर तो बढ़िया बढ़िया गाना वह गावत ही महिला। कजरी बेसिकली एक विरह गीत में शामिल है, और विरह गीत का मतलब ये जैसे कि पहले वो महिलाएं गीत गाया करती थीं जो जिनके पति प्रदेश में रहा करते थी, ठीक है। अब प्रदेश में पति है, झूले पर बैठी अपने पति की याद आ रही है, तो उसी याद को एक प्रकार से भावना में व्यक्त करके वो गीत के माध्यम से बाहर लाती थी, ठीक है। ये होता है एक प्रकार से। अच्छा, फाग जो है फगुआ बोलते हैं इसको देहाती में, फगुआ। सोहर जो है ये पुत्र जन्म पर एक प्रकार से गाया जाता है, जैसे आपने सुना होगा, जुग जुग जिया सो ललनमा, भवनमा के भाग जागल हो, ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनमा में आस लागल हो, ऐसे आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। सासू सुहागिन पुत्र, मतलब कि अन्न धन लुटावे हो, ऐसे करके है, बड़ा ये फेमस है। लावनी तो आप सभी लोगों को पता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका हो गया। आगे देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक लोक साहित्य की विधा नहीं है? लोक साहित्य की विधा देखें, लोकगीत, लोक नाट्य और लोक गाथा, ये तीनों हैं, ठीक है। इसके अलावा लोक कथा भी इसमें एक शामिल कर लीजिए, लोक कथा, लोक कथा ये भी एक प्रकार से नहीं, ये 4 एक प्रकार से विधा इसमें होती हैं। लोकसभा तो भैया ये नहीं होती, तो इसको तो वैसे करेक्ट आंसर आपका लगा देना चाहिए था। 23 नंबर प्रश्न है, 12 मासा तथा कजरी, 12 मासा यानी 12 महीने में गाए जाने वाला गीत होता है बेसिकली, लेकिन कजरी जो है एक प्रकार से, ये सब कहाँ के गीत हैं? 12 मासा और कजरी। 12 मासा और कजरी ये उत्तर प्रदेश के गीत हैं, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 मासा 12 महीने में स्त्रियों की जो विरह की दशा होती है उसी का वर्णन करता है 12 मासा। 60 ऋतु वर्णन एक होता है जो 6 ऋतुओं के बारे में बताता है, 6 ऋतुओं में कैसे कैसे जो विरहिणी होती है वो कैसे कैसे अपने प्रेम, मतलब जो विरह की अग्नि है उसमें कैसे झुलसती है, उसको एक प्रकार से कवि लोग उसको बताने का प्रयास करते हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न 21 नंबर आप क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। 21 नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य किसका प्रतिनिधित्व करता है? बताएं, पूंजीवाद का, लोक जीवन का, बाह्य आडंबरों का, या इनमें से कोई नहीं? तो लोक साहित्य जो होता है लोक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। 24 नंबर प्रश्न है, प्राकीर्ण साहित्य कहलाता है? प्रकीर्ण साहित्य की अगर बात करें तो प्रकीर्ण साहित्य जो होता है क्या कहलाता है भैया? प्रकीर्ण साहित्य जो होता है ये आपका फुटकल साहित्य जो होता है इसी को प्रकीर्ण साहित्य बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। यहाँ पर अगर आप समझना चाहें तो इसका भी अर्थ समझ सकते हैं, गूलर का फूल होना कहते हैं, जैसे बहुत जो हमारे इधर तो प्रचलित है। अब हमारे जैसे कोनो मित्र हुए पुरान मित्र, अब जब वो आवत है कबो कबो दिल्ली उल्ली रहा था, अगर कोनो मित्र पुरान हमार, तो अगर वो आए घरे, का हो भैया कहाँ रहा हो, गुलरी फूल हो गए हो। गुलरी फूल हो गए का मतलब क्या होता है? वही शुद्ध हिंदी बोल दो, अरे भैया गुलरी का मतलब गूलर के फूल हो गए हो तुम। तो गुलरी फूल हो गए या गूलर का फूल हो जाना ये एक मुहावरा है, एक लोकोक्ति है। और इस मुहावरे का अर्थ जानते हैं क्या होता है? इस मुहावरे का मतलब होता है दुर्लभ हो जाना, क्या मिलना दुर्लभ हो जाना, यानी कि बड़े दिन बाद जब आपके हुस्न मिलो, अरे तो वो गुलरी फूल है यानी दुर्लभ, ठीक है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्लभ, ए ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 22 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 22 नंबर पर से पावड़ा या पवाड़ा किस प्रदेश की लोक गाथा है? देखिए लोक गाथा को महाराष्ट्र में पवाड़ा कहा जाता है, ए ऑप्शन। गुजरात में इसको क्या बोलते हैं? गुजरात में इसको कथा गीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं गुजरात में? गुजरात में इसी को कथा गीत, लोक गाथा को ही कथा गीत बोलते हैं, ठीक है। और मतलब इसमें क्या बोलते हैं? राजस्थान में, राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान में इसको क्या बोलते हैं? राजस्थान में इसको गीत कथा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गीत कथा। ध्यान रखेंगे, हो सकता है ये प्रश्न आपसे बन जाए। आगे देखेंगे 26 नंबर, भोजपुरी के भारतेंदु
भोजपुरी के भारतेंदु कौन कहे जाते हैं? भोजपुरी के भारतेंदु भिखारी ठाकुर। बिल्कुल डी ऑप्शन। ये प्रश्न मैंने कई बार आपको बताया था, ये आ गया और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, यही एक बात और आपको बता दूं, हमारा एक चैनल है, मैंने दूसरा चैनल आपको मतलब बनाया है, उस चैनल का नाम है को करिकुलर मास्टर। ठीक है, को करिकुलर मास्टर, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। को करिकुलर मास्टर, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक दे दूंगा और इसके अलावा कमेंट सेक्शन में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर आपको को करिकुलर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिलेंगी और वहाँ पर जैसे आप 6 सेमेस्टर की को करिकुलर की वीडियो, जैसे कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिसमें पढ़ाया जाता है, उसकी वीडियो मिलेंगी और हर एक सेमेस्टर की जो एक प्रकार से वीडियोज़ होंगी वो आपको मिलती रहेंगी। क्लियर? तो ये आपका क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपना चैनल और BA क्रैकर भी, दोनों चैनल को, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है इसकी तैयारी विधिवत तरीके से करवाई जाएगी। तो आप और मतलब कई सारी वीडियोस आपको वहाँ पर मिल भी जाएगी। मैंने बहुत सारी वीडियो दी है, लगभग 4 यूनिट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित लोकगीतों में से कौन सा एक गीत नहीं है? संस्कार गीत। सोहर एक संस्कार गीत है, पुत्र जन्म पर। बन्ना बन्नी वाला गीत और बधाई गीत ऐसे पुत्र जन्म वगैरह पर गाए जाते हैं, संस्कार गीत ही टाइप के हैं। ठीक है, ये शादी वगैरह में बन्ना बन्नी वाला गीत गाया जाता है, बधाई गीत भी इसी में। रसिया जो होता है एक लोक नृत्य भी होता है, लोक एक प्रकार से गीत भी होता है। रसिया या रास एक प्रकार से ब्रज के इलाकों में गाया जाता है। तो ये एक प्रकार से क्या है? ये एक प्रकार से लोक गीतों, मतलब ये लोक गीत तो है लेकिन एक संस्कार गीत नहीं है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे 30 नंबर प्रश्न है, लोकगीत तो स्वतः जन्मा है, या कथन किसका है? ये वर्ड्सवर्थ का कथन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 28 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, फाग लोकगीत किस पर्व पर मनाया जाता है? मतलब फाग लोकगीत किस पर्व पर गाया जाता है? होली पर फगुआ या फाग गाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 31, लोक उत्सव में महिलाएं गाने के लिए प्रायः किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करती हैं? तो महिलाएं कब बैठती हैं भैया? क्या लेकर के बैठती हैं? ढोल लेकर के बढ़िया बैठती हैं और बढ़िया कैसे ढोल बजाती हैं? धागे नाती ना का धीना, धागे नाती ना का धीना, ये मात्रा है ढोल की एक। क्या होता है, इसे मैं भी थोड़ा बहुत जो बजाता हूँ, तो कहरवा वगैरह जब बजना होता है तो इसमें से बोलते हैं धागे नाती ना का धीना, बड़ा खूब बढ़िया। इस पे धागे नाती ना का धीना पे आप बहुत सारे तर्ज जो है इस पे निकाल सकते हैं। तो महिलाएं जो है ढोल मजीरा लेकर के बढ़ती है। हालांकि ढोल जो होता है उनका मुख्य वाद्य यंत्र होता है, ढोल मुख्य वाद्य यंत्र है। मजीरा जो होता है तो कुनमुन कुनमुन बजता नहीं है, पितरी का होता है या उसका फूल का किसी बर्तन का। ठीक है, 2 ठो इससे कटोरी जैसे होते हैं, उसमें रसरी बीच में छेद होता है, रसरी बांधो, दोनों का आपस में लड़ाओ तो वही हो जाता है। ठीक है, तो ये ढोलक आप मतलब ढोलक के साथ में मजीरा बजता तो मज़ा आता है। खंजरी भी जो होता है एकदम से ढपर ढपर इसे बजाया जाता है, वो होता है। डमरू तो आप लोग जानते हैं, भगवान शंकर वाला। आगे देखिए, तो ढोलक उसमें करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, लोक साहित्य को वाणीगत अभिव्यक्ति किसने कहा? लोक साहित्य को वाणीगत अभिव्यक्ति किसने कहा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर सत्येंद्र ने कहा है। अगला प्रश्न है, 12 मासा किस ऋतु में गाया जाता है? 12 मासा बेसिकली अगर बताऊं मैं तो ये कब गाया जाता है भैया? 12 मासा जो होता है ये वर्षा ऋतु के आसपास यानी सावन के महीने में 12 मासा गाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चलें देखेंगे। प्रश्न 33 नंबर, माताएं अपने बच्चों को सुलाने के लिए क्या गाती हैं? तो क्या गाती हैं भैया? सोहनी नहीं गाती, भजन भी नहीं गाती, कव्वाली भी नहीं गाती, लोरी गाती हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, लोरी गाती हैं। अगला प्रश्न 36 नंबर, लोक साहित्य का हस्तांतरण किस माध्यम से होता है? हस्तांतरण का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लोक साहित्य कैसे जाते हैं। लोक साहित्य जो होता है मौखिक परंपरा का गीत होता है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा आप सभी लोग। क्लियर? 1 मिनट। हाँ ठीक है, ओके डन। चले, प्रश्न है 34 नंबर, अंग्रेजी में फोकलोर शब्द का अनुवाद क्या है? फोकलोर का मतलब क्या होता है? लोक वार्ता। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, किसी जन समुदाय के रहन सहन, पहना मतलब परंपराएं, रीति रिवाज, विश्वास आदि समस्त क्रियाकलापों का संबंध निम्नलिखित में से किससे होता है? लोक संस्कृति, लोक कल्चर से होता है। इसका मतलब क्या? रीति रिवाज, विश्वास, परंपराएं, ये सब एक प्रकार से संस्कृति होती है। ठीक है, लोक संस्कृति। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं।
35 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 35 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है रासलीला का संबंध किस क्षेत्र से है? ब्रज क्षेत्र से है रासलीला का संबंध। प्रेम कथात्मक गाथा हीर रांझा किस प्रांत का है? तो हीर रांझा मूवी बनी हुई है, ठीक है। हीर रांझा, सोहनी, महवाल, ये सब एक प्रकार से मैंने आपको बताया था। तो ये हीर रांझा जो है ये पंजाब के इलाके या पंजाब का प्रेम गाथात्मक गीत है। बहुत ज़्यादा बड़े प्रेमी माने जाते हैं हीर रांझा। खूब अटूट प्रेम किया था दोनों लोगों ने, हीर रांझा और सोहनी महवाल ने, ठीक है। दोनों पे मूवी बनी हुई है। आगे देखेंगे 39 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बौद्धिक वर्ग का संबंध किस साहित्य से होता है? शिष्ट साहित्य से। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। अगला प्रश्न 42 नंबर, मुहावरा किस भाषा का शब्द है? मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का। 42 का डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, ठीक है। चले, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ब्रज लोक साहित्य का अध्ययन पुस्तक के लेखक। ब्रज लोक साहित्य का अध्ययन, इस पुस्तक को किसने लिखा है? डॉक्टर सत्येंद्र ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 43 नंबर, फारसी शब्द मसल हिंदी का पर्याय। मसल का मतलब होता है कहावत, ठीक, सॉरी एक मिनट, मुहावरा। मसल का मतलब मुहावरा। मसल फारसी भाषा का शब्द है, इसको हिंदी में मुहावरा कहते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर और देख लें, ये प्रश्न आपका 44 नंबर, सब कुछ जानने वाले को क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यहीं पर आप देख लीजिएगा। चले, ये यहीं पर नहीं आएगा, थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा इसको। चले, प्रश्न 41 नंबर, रामलीला का आयोजन किस अवसर पर किया जाता है? विजयदशमी पर, ठीक है, दशहरे पर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? श्री रामचरितमानस है। किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने लिखा है, ठीक है। कामायनी किसका है? तो ये जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है। साकेत किसका है? मैथिली शरणगुप्त का है। किसका है भैया? मैथिली शरणगुप्त का है, ये मैथिली शरणगुप्त का है, ये जयशंकर प्रसाद का है, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, मैथिली शरणगुप्त। और ये तुलसी बाबा का है, तुलसीदास जी, ठीक है। पद्मावत किसका है? पद्मावत भी अवधी भाषा का है। पद्मावत की अवधि कैसी है? पद्मावत की जो अवधि है वो ठेठ अवधि है, ठीक है। और रामचरितमानस की जो अवधि है वो पारनिष्ठित अवधि है। कैसी है? पारनिष्ठित अवधि। पारनिष्ठित का मतलब होता है संस्कृत मिली जुली, ठीक है। ठेठ माने होता है गंवई अवधि, देहाती अवधि, ठीक है। साकेत और महाकामायनी ये एक प्रकार से खड़ी बोली के हैं, ठीक है, खड़ी बोली के गीत हैं। क्लियर। पद्मावत को किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये सब प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे जो मैंने आपको बता दिए। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 46 नंबर प्रश्न देखेंगे। 46 नंबर, सच पूछा जाए तो कुछ थोड़े से अपवादों को छोड़ करके मध्ययुग के संपूर्ण देसी भाषा के साहित्य को लोक साहित्य के अंतर्गत घसीट कर लाया जा सकता है। इस कथन को कहा था किसने? इस कथन को कहा था डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस कथन को कहा था। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी या डी में दिए होंगे, अभी मैं बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। लोग कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी का एक मुहावरा बन गया धीरे धीरे, ठीक है। तो ये क्या होगा? एक मुहावरा है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। सी ऑप्शन इसका मतलब ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी दिया हुआ है, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 49 नंबर प्रश्न देख लें। बीसों का सर काट लिया, ना मारा ना खून गिरा। बीसों का सिर काट लिया, ना मारा ना खून गिरा। आप लोग जानते हैं 20 चीज क्या है? आपके शरीर में ही है वो। बीसों का सिर काट लिया, ना मारा ना खून गिरा, ये क्या है? ये एक पहेली है। क्या है भैया? ये एक पहेली। इसका मतलब क्या होता है? इस पहेली को बुझो तो जानो। पहेली क्या है? ये पहेली है नाखून। नाखून क्या होता है? आप बीसों का सिर काटते, नाखून काटते हैं तो क्या होता है? खून भी नहीं गिरता है और नाखून सारे के सारे कट जाते हैं। सारे के सारे सर जो है 20 नाखून के वो कट जाते हैं, ठीक है, और खून एक भी नहीं गिरता। तो पहेली करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आप देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है, काट की हाड़ी गई, कुत्ते की जात पहचानी गई। लोकोक्ति का क्या अर्थ है बताएं? काट की हाड़ी गई और कुत्ते की जात पहचानी गई, मतलब क्या होता है इसका? नुकसान तो हुआ पर नीच व्यक्ति की असलियत पहचानी गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसका अर्थ होगा, ये एक लोकोक्ति है कि काट की हाड़ी गई, कुत्ते की जात पहचानी गई, ठीक है। नुकसान तो हुआ पर नीच व्यक्ति की असलियत पहचानी गई। क्लियर। आगे देखेंगे 50 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, गोलाकार लकड़ी के पहिए पर जलते हुए दिए रख करके ब्रज क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य करते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? चरकुला बोलते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका क्या?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, चरकुला इज राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो चले हाँ पूछते हैं हम भाई, जो गोलाकार लकड़ी के पहिए पर जो जलता हुआ दिया लेकर के या रख करके ब्रज क्षेत्र में या ब्रज के इलाके में जो लोक नृत्य करते हैं उसको बोलते हैं चरकुला नृत्य। ठीक है, चरकुला नृत्य वो होता है। क्लियर, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे समझते हैं और भी चीज़ों को, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखें, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत है, बताएं कौन सा विकल्प असंगत है। लोक साहित्य का रचयिता अज्ञात होता है, बिल्कुल सही बात है। लोक साहित्य का जो रचयिता होता है वो अज्ञात ही होता है। दूसरी बात, शिष्ट साहित्य मौखिक रूप में होता है, नहीं, शिष्ट साहित्य जो होता है, शिष्ट साहित्य का मतलब जानते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा लिखा जाए, जैसे कि जो आपका ये सब साहित्य हिंदी साहित्य है, ये सब आपका क्या है, शिष्ट साहित्य में आता है। ठीक है, जबकि आप देखेंगे जो लोक साहित्य होता है वो अलग होता है, वो मौखिक रूप में होता है। लोक साहित्य मौखिक रूप में होता है, ना कि शिष्ट साहित्य। शिष्ट साहित्य जो होता है वो लिखित रूप में होता है। किसमें होता है, वो लिखित रूप में होता है, यानी कि यही इसका मतलब ये एक प्रकार से असंगत विकल्प है। बाकी शिष्ट साहित्य व्यक्ति विशेष की रचना होती है, बिल्कुल होती है। और शिष्ट साहित्य को बौद्धिक वर्ग का साहित्य माना जाता है, विद्वान वर्ग का साहित्य माना जाता है। ठीक है, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा ये संगत कथन है, यानी कि बिल्कुल ठीक है। जबकि अगर बात की जाए बी ऑप्शन की, तो शिष्ट साहित्य मौखिक परंपरा में होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। यानी कि इस प्रश्न के हिसाब से तो सही है, लेकिन शिष्ट साहित्य लिखित परंपरा का होता है। 54 क्वेश्चन से लोकोक्ति से क्या तात्पर्य है। लोकोक्ति का मतलब होता है कहावतें, पहेली, मुहावरे या स्वांग। लोकोक्ति का मतलब क्या होता है, लोकोक्ति का मतलब कहावतें। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 52 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 52 नंबर प्रश्न है, लोक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। संस्कृत भाषा से हुई है लोक शब्द की उत्पत्ति। अगला प्रश्न 55 नंबर, लोक साहित्य किससे संबंधित होता है। लोक साहित्य की अगर बात की जाए तो ये जनपद के प्राचीन जीवन से रिलेटेड होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रचनाकार से रिलेटेड नहीं होता, नियमों सिद्धांतों से नहीं, साहित्य से भी नहीं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 53 नंबर प्रश्न है। 53 नंबर प्रश्न, लोकगीतों को संस्कृति, लोकगीतों की संस्कृति मतलब लोकगीतों को संस्कृति का पहरेदार किसने कहा। लोकगीतों को संस्कृति का पहरेदार कहा था मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 56 नंबर है, लोक के द्वारा लोक के लिए, लोक का साहित्य ही लोक साहित्य होता है। यहाँ पर भरा क्या जाएगा, लोक साहित्य भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा भैया, लोक साहित्य भरा जाएगा। ठीक है, लोक साहित्य कहाँ है, बी में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, चले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 57 नंबर है, लोक कथा का निर्माण मतलब लोक कथा के निर्माण में प्रमुख तत्व है, बताएं। कथा रूप, लोक मानस या पात्र या उपयुक्त सभी, ये सभी होते हैं, उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन से 60 नंबर, निम्नलिखित में से या निम्नलिखित कथनों में गलत कथन कौन सा है। पहला, नौटंकी उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय लोकनाट्य है, बिल्कुल है, नौटंकी उत्तर प्रदेश का ही लोकप्रिय लोकनाट्य है। यक्षगान दक्षिण भारत का लोकप्रिय एक प्रकार से नाट्य है, लोकनाट्य है, बिल्कुल ठीक है। दक्षिण भारत में यक्षगान बेसिकली कर्नाटका वगैरह के क्षेत्र में, कर्नाटक में आप देखेंगे, कर्नाटक में यक्षगान होता है, ये लोकनाट्य है। रास नृत्य जो है केरल से रिलेटेड है, नहीं, रास जो होता है ये ब्रज में से रिलेटेड है। ठीक है, ब्रज वाले एरिया से, ब्रज क्षेत्र से। ठीक है, किससे रिलेटेड है, ब्रज क्षेत्र से रिलेटेड है। क्लियर। तमाशा जो है महाराष्ट्र का प्राचीन लोकनाट्य है, बिल्कुल है। तो यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या बोलते हैं, रास लोक नृत्य, ये एक प्रकार से केरल में प्रचलित है। ये बिल्कुल गलत चीज मतलब है, ये सही नहीं है, लेकिन वही कौन सा गलत है ये पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 58 नंबर प्रश्न, लोकनाट्य का प्रारंभिक रूप देखने को मिलता है पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों में, स्मृतियों में। देखें, बेसिकली तो वेदों से ही लोकनाट्यों की परंपरा चली आ रही है, और लोकनाट्यों को एक प्रकार से पंचम वेद भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, पंचम वेद भी बोलते हैं। पंचम वेद किसको बोलते हैं, लोकनाट्य को बोलते हैं। किसने कहा इसको पंचम नाट्य, भरत मुनि ने कहा। ठीक है, किसने कहा भैया, भरत
भरत मुनि ने कहा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से आप लोग समझ रहे हैं। वैसे तो बेसिकली अगर विस्तार से देखेंगे तो पुराणों से प्रारंभ होता है, लेकिन वेदों से छिटपुट ऋग्वेद में इसके चीज़ें मिल जाती है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ये बात आप ध्यान ही रखें, जानते ही हैं। लोकोक्ति से क्या मतलब होता है? किसी विशेष व्यक्ति की उक्ति नहीं, किसी लोक में प्रचलित उक्ति ही लोकोक्ति होती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। तो आप लोगों ने अगर जो लगाया होगा, जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल करेक्ट है आपके। देखिए 59 नंबर पर आपसे पूछा गया था, कठपुतली लोक नृत्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित है? कठपुतली लोक नृत्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित है भैया? कठपुतली की अगर बात की जाए, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। कठपुतली जो लोक नृत्य है ये एक प्रकार से किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित है? कठपुतली लोक नृत्य जो होता है राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न, कहावतों की उत्पत्ति के प्रमुख आधारों में शामिल है। कहावतों की उत्पत्ति के प्रमुख आधारों में क्या शामिल है भैया? इसमें देखिए प्राग्ञवचन, ठीक है, ऐतिहासिक घटनाएं, लोक कथाएं सभी शामिल हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 63 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। चलिए प्रश्न है, लोकोक्तियों की प्रधान विशेषता है? ज्ञान और अनुभव से युक्त होती है, बिल्कुल होती है। रस के अक्षय भंडार है ये, अज्ञात रचयिता होता है इसको, यानी कि बिल्कुल इसका डी ऑप्शन ऊपर सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन से, हिंदी लोक साहित्य के विकास में किस विद्वान का महत्वपूर्ण योगदान है? तो इसमें देवेंद्र सत्यार्थी और वासुदेव शरण अग्रवाल, इन दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ए और बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, दोनों। सी ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखेंगे 64 नंबर प्रश्न है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है 64 नंबर, लोक साहित्य की भूमिका पुस्तक किसने लिखी है? 64 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोक साहित्य की भूमिका पुस्तक, बिल्कुल लोक साहित्य की भूमिका कृष्णदेव उपाध्याय ने लिखी है, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न, ब्रज क्षेत्र के लोक साहित्य के विकास में किस संस्था का महत्वपूर्ण स्थान है? ये पेपर किसका है? राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, ब्रज क्षेत्र के लोक साहित्य के विकास में किस संस्था का महत्वपूर्ण योगदान है? तो ब्रज साहित्य मंडल का विशेष योगदान है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है 65 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, मुहावरों का प्रयोग निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों से किया जाता है? विचारों की स्पष्टता के लिए, चमत्कार के लिए, शैली मनोरंजक बनाने के लिए। इन तीनों के लिए ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, रासलीला किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है या किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? तो ये ब्रज क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। ठीक है, समझ रहे हैं ना चीज़ों को? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, फटाफट से आप लोग देखेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ आप लोग पढ़ रहे हैं, मज़ा आ रहा है। ओके, चलिए 69 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 69 नंबर प्रश्न, ब्रज क्षेत्र किसकी लीला स्थली माना जाता है? ब्रज क्षेत्र जो है भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, और अयोध्या राम जी का। अगला प्रश्न, चरकुला किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? तो इसमें जो मैंने आपको बताया था ये ब्रज क्षेत्र का है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है आपकी परीक्षा में। 70 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है, सोहर प्रमुख लोकगीत है जो गाया जाता है। सोहर शिशु जन्म के अवसर पर गाते हैं क्या? कि जुग जुग जिया तू ललनावा भवनवा के, भाग जागल हो ललना लाल हुई हैं, कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ऐसे गाया जाता है इसको। ठीक है, मैं तो गाने वाने में बड़ा कच्चा हूँ, गा नहीं पाता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया। तो सोहर ये होता है, शिशु के जन्म पर गाया जाता है। विवाह उवाह के अवसर पर तमाम प्रकार के शादी गीत गाए जाते हैं। उपनयन संस्कार जो जनेऊ पहनाया जाता है, जनेऊ आप लोग ना जानते हो तो जान लीजिए। जनेऊ जो होता है एक धागा होता है, 3 धारी होती उसमें, और उसको पहना जाता है। ब्राह्मणों का यज्ञोपवीत जनेऊ जो होता है 8वें वर्ष पर हो जाना चाहिए नियमतः, लेकिन आजकल क्या है कि सभी लोग व्यस्त हैं और बिजी हैं। इस चक्कर में विवाह के एक दिन पहले जिस दिन भत्तवान होती उसी दिन करवा देते हैं इसको, जनेऊ को। ठीक है, जनेऊ का एक मंत्र होता है, बड़ा फेमस मंत्र है कि यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेयत सहजम पुरस्तात् आयुष्मग्रम प्रतिमोक्ष शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत का मंत्र होता है। यज्ञोपवीत जो होता है ये पवित्र करता है आदमी को, शुद्ध माना जाता है वह व्यक्ति। यज्ञोपवीत के कुछ नियम भी होते हैं। यज्ञोपवीत पहनने के बाद में व्यक्ति को पवित्र माना जाता है, मतलब पवित्र माना जाता है, क्योंकि अपवित्रः पवित्रो वा सर्व अवस्थाम गतोऽपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सा वा हि अभ्यंतरः शुचि। ठीक है,
तो इसलिए यज्ञोपवीत होता है। इस संस्कार के बिना यज्ञोपवीत के आप वेद को नहीं छू सकते। तो उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार और शिशु जन्म संस्कार, ये सब एक प्रकार से एक संस्कार होते हैं। तो इसमें सोहर जो होता है वो शिशु जन्म के अवसर पर गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर देख लें। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने वर्ण विषय की दृष्टि से लोक कथाओं को कितने भागों में विभाजित किया है? तो कितने भागों में विभाजित किया भैया? 74 का बिल्कुल इसका सी ऑप्शन 6 भागों में विभाजित किया है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। चले 71 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है करवा चौथ व्रत। आप लोग जान गई होंगी करवा चौथ, तो महिलाएं तो जानती हैं, पुरुष भी जानते होंगे इसको। करवा चौथ व्रत जो होता है सामान्यतः किसके दीर्घायु की कामना के लिए महिलाओं के द्वारा रखा जाता है? करवा चौथ का व्रत जो होता है वो पति की एक प्रकार से लंबी उम्र के लिए, पति की दीर्घायु के लिए, दीर्घायु मतलब लंबी उम्र के लिए एक प्रकार से महिलाएं व्रत रखती हैं और करवा चौथ का व्रत तोड़ती हैं शाम को। एक प्रकार से जो आटा चालने वाली चलनी होती है उसमें देख करके, ठीक है, छलनी जो होती है उसमें देखती हैं, ये होता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न 72 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न है होली त्यौहार किस हिंदी माह में मनाया जाता है? हिंदी माह मतलब जैसे कि आपका, जैसे आषाढ़ भी हिंदी माह है, आषाढ़ जो होगा अभी आने वाला है। देखिए फागुन इस समय भी बीत गया, फागुन, ठीक है, फागुन जो था वो बीत गया, इस समय चैत चल रहा है, ठीक है, चैत बैसाख चैत, इसके बाद में क्या आएगा? देखिए इस समय क्या चल रहा है आपका, इस समय चैत चल रहा है। चैत जो है जैसे शुरुआती महीना, जैसे हिंदू नववर्ष अभी था, हिंदू में नववर्ष चैत महीने का, यानी चैत शुक्ल पक्ष चल रहा है इस समय, ठीक है, चैत शुक्ल पक्ष चल रहा है। क्या चल रहा है? चैत शुक्ल पक्ष चल रहा है। चैत बैसाख, ठीक है, ज्येष्ठ आषाढ़, ठीक है, ऐसे सावन भादो कुआर कार्तिक अगहन पौष माघ इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फागुन जो होता है, फागुन, होली त्यौहार फागुन महीने में मनाई जाती है, ठीक है। इसीलिए इस समय क्या गाया जाता है? इसमें इस समय फाग गीत गाए जाते हैं, या फगुआ, फाग या फिर इसी फाग को और देहाती भाषा में क्या बोलते हैं? फगुआ बोलते हैं। इसी समय डढ़ताल और चौताल भी गाया जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए 75 नंबर प्रश्न है आल्हा लोकगीत में प्रायः किस रस की प्रधानता होती है? आल्हा लोकगीत जो होता है आप सभी लोग ना जानते हो तो आल्हा बुंदेलखंड के इलाकों में गाया जाता है और बुंदेलखंडी भाषा में अधिकतर गाया जाता है। लेकिन अवध प्रांत में, उत्तर भारत में आपको राजस्थान के इलाकों में, हरियाणा वगैरह के आसपास इलाकों में आपको बहुत ज़्यादा गाने को मिलेगा ये, मतलब आल्हा वाला। आल्हा जो होता है बेसिकली वीरतापूर्वक इसमें चीज़ें होती हैं, जैसे कि क्या, यक्का मारे दुई गिर जावे तीसरा खौफ खाए मरी जाए, ठीक है। और इस तरीके से क्या कि जाकर बिटिया सुंदर देव खें जबरन ब्याह ले करवाए, रिम झिम भाला बरसे वह मैदानन के बीच मझाए, ठीक है। इस तरीके से आल्हा गाया जाता था कि दांत उखाड़े भवरा नलके ते दिल्लीम करे द्वारे चार, मतलब कि शादी वादी एक ऐसे नहीं हो जाता था कि चार लोग पंडित जी और नाऊ गए और शादी फिक्स करके चले गए, नहीं, शादी के लिए सामर्थ्य की जरूरत पहले पड़ती थी। वीरता, अगर आप शौर्य है आपके पास, शौर्य माने ताकत, बल, ठीक है, अगर आपके पास शौर्य है तो सौंदर्य, आप उस पर सौंदर्य पर कब्जा किसका होता है? जिसके पास शौर्य होता है, जिसके पास पावर होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास शौर्य है, पावर है, तो आपके पास सौंदर्य भी होगा। यानी उस समय जो जितना बलवान होता था वो एक प्रकार से सौंदर्य का एक प्रकार से मतलब उस पर अधिकार होता था। ये प्राचीन काल में मानता थी जब आल्हा वाल्हा चलता था, ठीक है, कि बोलते नहीं, मैंने बताया कि जाकर बिटिया सुंदर देखें जबरन ब्याह ले करवाए, इस तरीके, जबरन माने ये तो ठीक है लिखा पढ़ा नहीं होता, आल्हा ये भी ऐसे चलता है, कुछ दंतक चलते हैं, कुछ दंतियां हैं बहुत सारी, ठीक है। और क्या हाथ पटक दे भुईमा जो तो 9 मन माटी ले उठा, एक हाथ में 9 मन माटी, एक मन में 40 किलो होता है। अब एक हाथ में एक प्रकार से 9 मन माटी कैसे आएगी? 9 चौको 36, 360 किलो माटी हो गई, 360 किलो माटी आप एक हाथ में आएगी नहीं, लेकिन अतिशयोक्तिपूर्ण वर्ण है, वीरतापूर्वक वर्ण है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को समझा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ऐसे और वीरतापूर्वक एक है, आप लोगों ने सुना होगा कि 12 वर्ष ले कुकर जीवे और 16 ले जीवे सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका 75 क्वेश्चन हो गए जो मैंने आपको बताए, और आप लोगों ने बहुत ही बारीकी के साथ इन चीज़ों को समझा, जाना और परखा, ठीक है। तो ये मॉडल पेपर, मतलब ये क्वेश्चन पेपर आपका था 75 क्वेश्चंस का। अब ये मान सकते हैं कि 2025-26 की परीक्षाओं के लिए तो महत्वपूर्ण होगा ही, इसके साथ ही साथ अब की बार 2024 में जो छात्र छात्राएं हमारे एक प्रकार से, जो छात्र छात्राएं हमारे भैया क्या हुए हैं, अब की बार किसी दूसरे विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का पेपर है, ठीक है। तो ये स्टेट यूनिवर्सिटी का पेपर है, ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का।
तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये लेक्चर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, उसके लिए तो मतलब इसलिए महत्वपूर्ण है चूंकि आप मिला लीजिएगा कितने प्रश्न आपने सही किए। बाकी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और बाकी विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बना रखेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।